देखिए, अक्सर जब हम किसी कानूनी मुकदमे या अदालत की कार्यवाही की बात करते हैं ना, तो तो दिमाग में एक बहुत ही क्लियर पिक्चर आती है ना। हाँ, बिल्कुल। मतलब एकदम इंजीनियरिंग या किसी मेडिकल साइंस की तरह लगता है सब कुछ। जैसे मान लीजिए किसी का हाथ टूट गया, हम्म। तो एक्सरे मशीन में वो टूटी हुई सफ़ेद हड्डी की लाइन बिल्कुल साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस इशारा करके कहता है कि हाँ, यहाँ फ्रैक्चर है, प्लास्टर बांधना होगा। सही कहा। ये एक तरह का बाइनरी सिस्टम लगता है, मतलब या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, हाँ, वही। या तो कोई इंसान अपराधी है या फिर वो निर्दोष है। हम इंसानों को ना चीजें बिल्कुल साफ साफ देखना और उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटना बहुत पसंद है। पसंद तो है, लेकिन फिर जब आप आपराधिक न्याय प्रणाली यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की उस दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो वहां ये एक्सरे मशीन फेल हो जाती है। एकदम सही पकड़ा आपने। अचानक वो एक्स-रे मशीन काम करना बंद कर देती है। कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जहां कानून की किताब का कोई भी अ, सीधा फॉर्मूला काम ही नहीं आता। हम्म। हम एक ऐसे लीगल सिनेरियो को देख रहे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा धुंधला और पेचीदा होता है। और क्रिमिनल लॉ की दुनिया में इससे ज्यादा पेचीदा स्थिति शायद ही कोई दूसरी हो सकती है, जिस पर आज हम इस गहरे विश्लेषण में चर्चा करने वाले हैं। हाँ, और ये जो धुंधलापन है ना, ये तब सबसे ज्यादा नजर आता है जब एक बहुत ही बुनियादी पर थोड़ा चौंका देने वाला सवाल सामने आता है। कि अगर केस करने वाले की ही मौत हो जाए तो क्या होगा, राइट? बिल्कुल। अगर किसी क्रिमिनल केस में मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्ति की, जिसे हम लीगल भाषा में वादी, कंप्लेनेंट या पीड़ित कहते हैं, अगर उसकी ही मृत्यु हो जाए, तो उस मुकदमे का आखिर होता क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या न्याय की प्रक्रिया उसी दिन, उसी पल हमेशा के लिए रुक जाती है? आज के इस चर्चा में हम कानूनी किताबों, सीआरपीसी, नए बीएनएसएस के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट्स के लगभग 2025 तक के ऐतिहासिक फैसलों के नोट्स खंगालने वाले हैं। और ये जरूरी भी है। हाँ, हमारा मिशन ही ये समझना है कि जब पीड़ित इस दुनिया में नहीं रहता, तब भी जस्टिस का पहिया कैसे घूमता रहता है और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के पास सच में क्या अधिकार होते हैं। देखिए, ये विषय सीधे तौर पर समाज में जस्टिस के मूल विचार से जुड़ा हुआ है। अब बस कल्पना कीजिए, अगर वादी की मृत्यु के साथ ही अपराधी का अपराध भी माफ मान लिया जाए। तो ये तो पूरी व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। बिल्कुल। इससे तो अपराधियों को सीधा ये मैसेज जाएगा कि अगर वो अपने खिलाफ गवाही देने वाले को ही रास्ते से हटा दें या बस उसके कुदरती तौर पर मरने का इंतजार कर लें, तो वो आराम से सजा से बच सकते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत खतरनाक सोच है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इससे पहले कि हम इस मुश्किल प्रक्रिया में उलझें कि केस को आगे आखिर कैसे बढ़ाया जाता है, ये जानना जरूरी है कि लीगल तौर पर उस केस का मालिक कौन है। सही बात है, क्योंकि सारे केसेस एक जैसे तो होते नहीं हैं। बिल्कुल। यहीं से दो अलग-अलग तरह के मामलों का अंतर साफ होता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जो पुलिस एफआईआर वाला केस होता है ना, वो सरकार द्वारा चलाई जा रही एक लंबी ट्रेन की तरह है। ट्रेन? ये काफी दिलचस्प तुलना है। हाँ, क्योंकि अगर उस ट्रेन का कोई यात्री यानी जिसने वो मुकदमा दर्ज कराया था, वो बीच रास्ते में उतर भी जाए या दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु भी हो जाए, तो भी वो ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन तक चलती रहती है। समझ रही हूँ। लेकिन जो प्राइवेट कंप्लेंट होती है ना, वो आपकी अपनी खुद की कार चलाने जैसा है। अच्छा। हाँ, अगर उस कार में ड्राइवर नहीं है, तो कार आगे नहीं बढ़ेगी। किसी न किसी को तो स्टीयरिंग व्हील पकड़ना ही पड़ेगा ना। वाह, ये ट्रेन और कार वाला उदाहरण इस पूरी लीगल व्यवस्था के पीछे के सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर देता है। धन्यवाद। अगर हम इसको थोड़ा और डेप्थ में देखें, तो पहले टाइप के केस वो होते हैं जो स्टेट प्रोसिक्यूशन के अंदर आते हैं। मतलब जैसे हत्या, डकैती, बलात्कार या दहेज प्रताड़ना जैसे गंभीर मामले ती है, तो ये केस वादी बनाम आरोपी नहीं रह जाता। ओह, तो फिर क्या बन जाता है? ये राज्य बनाम आरोपी यानी स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड बन जाता है। अच्छा, मतलब ऐसे मामलों में अपराध सिर्फ एक इंसान के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ माना जाता है।
एकदम सही। और इसीलिए इन मामलों में अगर पीड़ित की मृत्यु हो भी जाती है तो कानूनी प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगती। जो प्रोसिक्यूशन है वो स्टेट द्वारा यानी सरकारी वकील के माध्यम से लगातार चलता रहता है। हाँ, ये राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वो समाज के खिलाफ हुए इस अपराध को उसके अंजाम तक पहुंचाए। तो इसका प्रैक्टिकली मतलब ये हुआ कि पीड़ित के परिवार वालों को या उसके लीगल एयर्स को अदालत में जाकर कोई अलग से एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल नहीं। उन्हें ऐसा कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन का ड्राइवर सरकार खुद है। हाँ सर, और अगर मृत्यु से पहले उसकी गवाही हो चुकी हो तो? हाँ, अगर पीड़ित की गवाही उसकी मृत्यु से पहले कोर्ट में रिकॉर्ड हो चुकी है तो वो गवाही पूरी तरह से वैलिड होती है और केस बहुत मजबूत रहता है। और अगर दुर्भाग्यवश गवाही नहीं हो पाई थी तब? उस हालत में प्रोसिक्यूशन के पास साबित करने के लिए एक गवाह कम हो जाता है। इससे केस थोड़ा कमजोर जरूर हो सकता है, लेकिन केस किसी भी हालत में खारिज नहीं होता, राइट? बिल्कुल नहीं, केस रुकता नहीं है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन कहानी तब पूरी तरह से पलट जाती है जब हम प्राइवेट कंप्लेंट की बात करते हैं। वो मामले जो पुलिस स्टेशन में एफआईआर के जरिए नहीं बल्कि सीधे मैजिस्ट्रेट के सामने दाखिल किए जाते हैं। वही कार वाला उदाहरण। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई छोटा व्यापारी है, किसी ने उसके साथ फ्रॉड किया और उसे 10 लाख रुपए का एक चेक दिया जो बाउंस हो गया। ठीक है। अब वो व्यापारी कोर्ट के चक्कर काट रहा है। 2 साल बाद अचानक हार्ट अटैक से उस व्यापारी की मौत हो जाती है। तब क्या होगा? यहीं पर वो कार वाला एग्जाम्पल फिट बैठता है। इस मामले में तो कोई सरकारी वकील नहीं है ना। हाँ, वहां तो उसने खुद ही लॉयर किया होगा। बिल्कुल, ये केस उस व्यापारी ने खुद अपनी पहल पर शुरू किया था। अब सवाल ये है कि उसकी मृत्यु के बाद क्या वो 10 लाख का चेक बाउंस करने वाला आराम से आजाद हो जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि शिकायतकर्ता अब जिंदा नहीं है? मुझे तो लगता है कानून इसकी इजाजत नहीं देगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कानून साफ कहता है कि नहीं, वो आजाद नहीं होगा। पर मैंने जो नोट्स पढ़े थे ना, उनमें लिखा था कि समन केस में मैजिस्ट्रेट आरोपी को बरी भी कर सकता है। तो क्या मृत्यु के बाद केस अपने आप खत्म हो जाता है? देखिए, अपने आप यानी ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होता, लेकिन यहाँ मैजिस्ट्रेट के पास एक पावर होती है, एक डिस्क्रेशन होता है। कैसी पावर? सीआरपीसी की धारा 256 कहती है कि अगर समन केस में वादी अदालत में नहीं आता है, चाहे उसकी मृत्यु ही क्यों ना हो गई हो, तो मैजिस्ट्रेट के पास आरोपी को बरी करने की शक्ति है। रुकिए, ये तो बहुत अजीब बात हुई। अगर कोई इंसान मरी गया है तो वो कोर्ट में आएगा कैसे? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अपराधी आराम से बच निकलेगा। पहली नजर में देखने पर ऐसा ही लगता है, लेकिन देखिए, कानून अंधा नहीं है। इसी धारा में एक शर्त या प्रोवाइजो दिया गया है। अच्छा, वो क्या है? मैजिस्ट्रेट ये देखेगा कि क्या वादी का वकील कोर्ट में मौजूद है या क्या उस दिन की प्रोसीडिंग्स के लिए वादी का खुद वहां होना सच में जरूरी है। समझ रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो मैजिस्ट्रेट केस को खारिज करने की बजाय अगली तारीख दे सकता है। और अगर मामला वारंट केस का है, यानी कोई थोड़ा ज्यादा गंभीर अपराध जिसमें सीधे कंप्लेंट की गई हो, तो उसमें क्या होता है? उसमें वादी की मृत्यु पर केस अपने आप खारिज होने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ओह, तो जब ये साफ हो गया कि इस प्राइवेट कंप्लेंट रूपी कार को अब एक नए ड्राइवर की जरूरत है और मैजिस्ट्रेट ने भी केस खारिज नहीं किया है, तो अगला बड़ा सवाल ये उठता है कि कानूनी रूप से वो स्टीयरिंग व्हील आखिर मिलता किसे है और कैसे मिलता है। यही एंट्री होती है सीआरपीसी की धारा 302 की, जिसे अब नए कानून बीएनएसएस 2023 में धारा 339 बना दिया गया है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि कानून सिर्फ किसी की थोड़ी बहुत मदद करने और पूरी तरह से केस का नेतृत्व करने, मतलब उसे लीड करने के बीच एक बहुत ही साफ और सख्त अंतर रखता है। अच्छा। हाँ, सीआरपीसी की धारा 302 और बीएनएसएस की धारा 339 मैजिस्ट्रेट को ये पावर देती है कि वो किसी भी व्यक्ति को प्रोसिक्यूशन चलाने यानी केस कंडक्ट करने की परमिशन दे सकता है। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। जब हम कहते हैं कि केस चलाना, तो क्या इसका मतलब है कि अगर मैं अपने डिसीज्ड पिता की जगह कोर्ट जाता हूँ, तो क्या मैं सिर्फ सरकारी वकील का एक असिस्टेंट बनकर उनकी फाइल्स उठाऊंगा या मैं खुद उस केस का बॉस बन जाऊंगा? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है।
और इसका जवाब सीआरपीसी की ही धारा 301 और 302 के अंदर में छिपा है। वो कैसे? देखिए, धारा 301 सिर्फ प्रोसिक्यूशन की सहायता करने की अनुमति देती है। उसमें आप सिर्फ पीछे बैठकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एडवाइस दे सकते हैं। बस उतना ही? हाँ, लेकिन हम यहाँ धारा 302 की बात कर रहे हैं। अगर मैजिस्ट्रेट आपको धारा 302 के तहत परमिशन देता है तो आप केस के बॉस बन जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? सच में, आप खुद गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, नए सबूत पेश कर सकते हैं, यहाँ तक कि बहस के दौरान आपत्तियां भी उठा सकते हैं। आप एकदम मेन रोल में आ जाते हैं। लेकिन कानून की भाषा तो ये कहती है ना कि मैजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति मतलब एनी पर्सन को अनुमति दे सकता है। इसका आखिर क्या मतलब है? क्या सड़क चलता कोई भी अनजान आदमी कोर्ट में घुसकर कह सकता है कि जज साहब, ये आदमी मर गया है, अब इसका 10 लाख का चेक बाउंस केस मैं लड़ूंगा? क्या कोई ऐसे ही केस को हाईजैक कर सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून में किसी भी व्यक्ति शब्द जरूर लिखा है, लेकिन हमारी जुडिशरी ने इसे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से डिफाइन किया है। तो प्रायोरिटी किसे मिलती है? सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा कानूनी उत्तराधिकारियों या लीगल हेयर्स को ही दी जाती है। हालांकि इसमें एक बहुत ही क्लियर रिस्ट्रिक्शन या पाबंदी भी है। पाबंदी? किस तरह की पाबंदी? कानून साफ कहता है कि इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का कोई भी पुलिस ऑफिसर ये परमिशन नहीं पा सकता, और खास तौर पर वो पुलिस ऑफिसर तो बिल्कुल भी नहीं जिसने उस केस की जांच की हो। एकदम सही, जिसने उस केस की इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लिया हो, वो कभी केस कंडक्ट नहीं कर सकता। इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों बनाया गया कानून? इसका सीधा सा कारण है फेयर प्ले, यानी निष्पक्षता। आप सोचिए, जो पुलिस वाला खुद जांच कर रहा है, अगर वही केस चलाने वाला भी बन जाएगा तो वो हमेशा अपने ही जुटाए गए सबूतों को डिफेंड करेगा ना। इससे तो जस्टिस सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी ही खत्म हो जाएगी। हाँ, ये तो है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि अगर किसी वादी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लोग उस आर्थिक मुआवजे या सजा दिलाने की लड़ाई को बिल्कुल जारी रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन वे ऐसा करेंगे कैसे? मतलब कोई गमजदा परिवार है जिसने अभी अभी अपना कोई अपना खोया है, वो कोर्ट में जाकर अपनी जगह आखिर कैसे पक्की करता है? इसका प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट क्या है? देखिए, इसकी एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोसेस होती है। सबसे पहले मृतकवादी के लीगल एयर्स को, जैसे कि पति, पत्नी, बच्चे या माता-पिता, उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने एक सब्स्टिट्यूशन या प्रतिष्ठापन एप्लीकेशन देनी होती है। कागज के टुकड़े पर एप्लीकेशन लिखकर देने से तो काम नहीं चलता होगा, उन्हें कुछ साबित भी तो करना पड़ता होगा कोर्ट में। हाँ, बिल्कुल। इस एप्लीकेशन के साथ वादी का ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट और उत्तराधिकार प्रमाण, जैसे कि लीगल एयर सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, ये कम से कम परिवार रजिस्टर की कॉपी लगानी होती है। अच्छा, मतलब प्रूफ देना जरूरी है? हाँ, ये साबित करना होता है कि कोर्ट के सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो मृतक का असली वारिस है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और है। वो क्या? एप्लीकेशन में ये क्लियरली लिखना और साबित करना होता है कि ये परमिशन न्याय के हित में, यानी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए मांगी जा रही है। अरे, ये न्याय के हित में वाला क्लॉज इतना जरूरी क्यों है? अगर मैं बेटा हूं और मेरे पिता का केस है तो ये तो मेरा नेचुरल राइट होना चाहिए ना। इसमें साबित क्या करना? यहाँ पर मैजिस्ट्रेट का डिस्क्रेशन काम आता है। आप ऐसी सिचुएशन इमेजिन कीजिए, मान लीजिए किसी मृतक का एक ऐसा दूर का रिश्तेदार केस लड़ने आ जाता है जिसका उस मृतक से कोई खास लेना देना था ही नहीं, बल्कि वो इस केस का फायदा उठाकर आरोपी को ब्लैकमेल करना चाहता है या कोई पुरानी दुश्मनी निकालना चाहता है। वो ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। तब मैजिस्ट्रेट ये टेस्ट करता है कि क्या एप्लीकेशन देने वाले की नीयत सच में जस्टिस पाने की है या वो इस लीगल प्रोसेस का गलत फायदा उठाना चाहता है। अब मैं समझ गया। लेकिन देखिए, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और भी तो आती है। जब किसी परिवार में मौत होती है तो लोग बहुत शोक में होते हैं। अंतिम संस्कार, तेरहवीं और उस सदमे से बाहर आने में ही कभी-कभी महीनों निकल जाते हैं। ये तो है, इमोशनल टोल बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे में अगर कोर्ट की अगली तारीख निकल जाए और केस उनकी गैर मौजूदगी में खारिज हो जाए तो क्या सब खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन देने में शोक या किसी और जेन्युइन कारण से देरी हो जाती है तो कोर्ट से देरी माफी, जिसे हम कॉन्डोनेशन ऑफ डिले कहते हैं, उसकी मांग की जा सकती है। अच्छा, उसके लिए भी रास्ता है? हाँ, और हमारी भारतीय अदालतें इस मामले में काफी मानवीय, मतलब ह्यूमन अप्रोच ही रखती हैं। और अगर मान लीजिए किसी वजह से मैजिस्ट्रेट वो सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे
तब परिवार क्या कर सकता है? यहाँ आकर थोड़ी टेक्निकल पेचीदगी बढ़ जाती है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट का ये जो ऑर्डर होता है वो इंटरलॉक्यूटरी नेचर का होता है। इंटरलॉक्यूटरी मतलब? यानी केस के दौरान दिया गया एक टेम्पररी या इंटरिम ऑर्डर। इसलिए इसके खिलाफ आप सीधे तौर पर रिवीजन दाखिल नहीं कर सकते। तो फिर लीगल एयर्स के पास क्या रास्ता बचता है? उनके पास रास्ता होता है हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का। सीआरपीसी की धारा 482 या नए कानून बीएनएसएस की धारा 528 के तहत हाई कोर्ट में पिटिशन डाली जा सकती है। अच्छा, ये हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स का एरिया होता है, जहां वो ये देखते हैं कि लोअर कोर्ट में कहीं जस्टिस के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। देखिए, अब तक हमने जो भी चर्चा की है ना, वो सब कानून की किताबों, सेक्शंस और थियरी के बारे में है। थियरी सुनने में काफी अच्छी लगती है, लेकिन असली दुनिया तो बहुत अलग होती है ना? बिल्कुल होती है। तो क्या जब कोई आम आदमी सच में अपने पिता या पति का डेथ सर्टिफिकेट लेकर असली अदालत में जज के सामने खड़ा होता है, तो क्या जजेस वाकई इन रूल्स को फॉलो करते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी रियल लाइफ केस में इन चीजों को अप्लाई किया है? इसका बहुत ही साफ जवाब है हाँ, और एक बार नहीं, बार बार लागू किया है। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं, तो सबसे बेसिक और फाउंडेशनल जजमेंट 1967 का सुप्रीम कोर्ट का अश्विन नन्नूभाई व्यास केस है। अच्छा, 1967 का? हाँ, ये सिर्फ एक रूल नहीं था, बल्कि एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई थी। इस जजमेंट ने ये प्रिंसिपल सेट किया था कि वादी की मृत्यु पर कंप्लेंट खत्म नहीं होती। उस वक्त पुराने सीआरपीसी 1898 की धारा 495 लागू थी, जो अब बदलकर धारा 302 बन चुकी है। और इसके बाद 2004 में जिमी जहांगीर मदन जैसे केस भी तो आए थे। जहां तक मुझे याद आ रहा है, इस केस में तो मुद्दा ये था कि क्या लीगल एड्स अपने पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के जरिए केस लड़ सकते हैं। हाँ, आपकी मेमोरी बिल्कुल सही है। उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही माना कि उत्तराधिकारी न सिर्फ केस को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि कोर्ट की परमिशन लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को भी केस लड़ने के लिए ऑथराइज कर सकते हैं। हो वाओ, मतलब किसी और को पावर दे सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा चांद बेबी दागा और बाला साहेब के ठाकरे जैसे कई बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यही क्लियर किया है कि वारंट केसेस में वादी की मृत्यु के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को केस जारी रखने की अनुमति जरूर दी जानी चाहिए। यहाँ पर मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब मैं 2025 के हालिया सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स देख रहा था ना, तो लगता है कि अदालतें अब वाकई बहुत आगे की सोच रही हैं। 2025 में बहुत कुछ क्लियर हुआ है। हाँ, 2025 में ही सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 2WA के तहत जो पीड़ित या विक्टिम की डेफिनेशन थी, उसका दायरा ही बहुत बड़ा कर दिया है। ये एक सच में बहुत बड़ा लीगल माइलस्टोन है। अब ये पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि लीगल एयर्स पीड़ित की जगह ले सकते हैं, और इसका असर सिर्फ ट्रायल कोर्ट तक ही लिमिट में नहीं है। तो और कहां तक जाता है इसका असर? देखिए, खेम सिंह के केस और 2025 के कई दूसरे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि क्रिमिनल रिवीजन या अपील चलने के दौरान भी अगर अपील करने वाले की डेथ हो जाती है, तो केस अबेट यानी खत्म नहीं होता। अच्छा, अपील करने के अधिकार में ही मुकदमा चलाने का अधिकार अपने आप शामिल होता है। अगर हम इसको बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें, तो हम साफ देखते हैं कि हमारी जुडिशरी लगातार एक ऐसा सेफ्टी नेट बना रही है, जिससे कोई भी केस महज एक टेक्निकल पॉइंट की वजह से कि भाई वादी मर गया तो केस खत्म, इस वजह से बंद ना हो जाए। बिल्कुल सही। और मैंने देखा कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ही बात नहीं है, हाई कोर्ट्स भी इस डायरेक्शन में काफी एग्रेसिवली जस्टिस इंश्योर कर रहे हैं। हाँ, हाई कोर्ट्स के भी बहुत अहम ऑर्डर्स हैं। जैसे मुझे कर्नाटका हाई कोर्ट का 2022 का स्कैनिया केस इस डिस्कशन के लिए बहुत रेलेवेंट लगता है। वहां एक चीटिंग यानी धोखाधड़ी के मामले में पिता की डेथ हो गई थी, और हाई कोर्ट ने वहां सीधे तौर पर उनकी बेटी को अपने पिता की जगह केस लड़ने का अधिकार, या जिसे हम लीगल भाषा में लोकस कहते हैं, वो दे दिया। बिल्कुल। और सामन केस के बारे में ना लोगों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि ये तो छोटा केस है, जल्दी खारिज हो जाएगा। उस पर गुवाहाटी हाई कोर्ट का 2004 का कुशाल कुमार तालुकदार केस एक प्रॉपर एग्जाम्पल सेट करता है। उसमें क्या था? उसमें क्लियरली बोला गया कि एनआई एक्ट 138 यानी चेक बाउंस के मामले में मृत्यु होने पर केस कभी अबेट नहीं होता। लेकिन इन सब उदाहरणों में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई, वो थी केरला हाई कोर्ट का 2025 का एक बिल्कुल फ्रेश ऑर्डर।
इस फैसले में कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि अगर लीगल एयर्स सामने नहीं आना चाहते हैं तो नॉन लीगल एयर्स यानी गैर कानूनी उत्तराधिकारी भी केस को आगे ले जा सकते हैं। हाँ, ये जजमेंट सच में पाथ ब्रेकिंग है। ये तो मेरी कल्पना से ही बाहर है। ये सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीगल पॉइंट है। ओह। और पता है, ये उसी सवाल का सीधा जवाब है जो आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि किसी भी व्यक्ति का आखिर मतलब क्या होता है। ओह, तो इसका कनेक्शन वहां से है। हाँ, अदालत एक तरह से ये कह रही है कि अगर असली परिवार किसी डर, दबाव या मान लीजिए उनका आपस में कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया हो, उस वजह से केस नहीं लड़ना चाहता, तब भी जस्टिस के दरवाजे बंद नहीं होंगे। ये तो मानो किसी रेस में अपना बटन अपने किसी टीम मेंबर को देने के बजाय स्टेडियम में बैठे किसी अनजान दर्शक को पकड़ा देने जैसा हो गया ना, कि भाई मेरे परिवार वाले तो ये रेस पूरी नहीं कर सकते, अब ये इंसाफ की दौड़ तुम पूरी करो। हाँ, कुछ वैसा ही है। लेकिन सवाल ये है कि कोई गैर रिश्तेदार ऐसा करेगा ही क्यों, और कोर्ट उसको अलाउ क्यों करेगी? देखिए, कोर्ट ऐसा इसलिए अलाउ करेगी क्योंकि अपराध, चाहे वो एक प्राइवेट कंप्लेंट के जरिए ही कोर्ट में क्यों ना आया हो, आखिर में वो समाज की व्यवस्था के खिलाफ ही किया गया एक क्राइम होता है। बात तो सही है। आप खुद सोचिए, मान लीजिए किसी इलाके के एक बहुत बड़े दबंग ने किसी आम आदमी को धोखा दिया। अब पीड़ित मर गया, परिवार वाले इतने डरे हुए हैं कि वो कोर्ट आना ही नहीं चाहते, जो कि काफी आम बात है। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर कोई नीडर पड़ोसी या कोई समझदार जानकार उस केस को आगे बढ़ाना चाहे, तो कोर्ट की पहली प्रायोरिटी उस जुर्म के लिए इंसाफ दिलाना होती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ कंप्लेनेंट के खून के रिश्ते तलाशना। अरे वाह! तो अगर हम इस पूरी डिटेल चर्चा को थोड़ा रैप अप करें, तो एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है, किसी भी क्रिमिनल केस में वादी या कंप्लेनेंट की मृत्यु हो जाना जस्टिस का एंड नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब स्टेट केस की बात आती है तो सरकार वहां खुद एक ढाल बनकर खड़ी रहती है और केस को उसके अंजाम तक ले जाती है। और जब प्राइवेट केसेस की बात आती है तो सीआरपीसी की धारा 302 या नए बीएनएसएस की धारा 339 के जरिए परिवार के लोग या यहाँ तक कि जैसा आपने बताया अन्य व्यक्ति भी इंसाफ की इस मशाल को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जिस तरह से हमारी जुडिशियल सिस्टम इन कानूनों की इंटरप्रिटेशन कर रही है, वो ये क्लियरली दिखाता है कि कानून कोई पुरानी रुकी हुई चीज नहीं है। हाँ, वो इवॉल्व हो रहा है। बिल्कुल, ये एक जिंदा प्रोसेस है जो लगातार बदलते समाज की जरूरतों और अपराधियों की नई चालाकियों के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। सही बात है। और शुरुआत में जो हमने वो एक्सरे मशीन वाला एग्जाम्पल लिया था ना, वो यहाँ आकर एक बिल्कुल ही नया मीनिंग ले लेता है। जब पीड़ित की मौत हो जाती है तो भले ही सिस्टम की वो पुरानी ट्रेडिशनल एक्सरे मशीन 1 सेकंड के लिए काम करना बंद कर दे, लेकिन कानून के पास एमआरआई या सीटी स्कैन जैसे और भी ज्यादा एडवांस्ड तरीके मौजूद हैं, जिनके जरिए सच और न्याय तक बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। फाइलें सिर्फ इसलिए बंद नहीं कर दी जाती क्योंकि उन्हें वो खोलने वाले हाथ अब इस दुनिया में नहीं रहे। एकदम सही बात कही आपने। चलें, इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसी थॉट प्रोसेस उभर कर सामने आती है जो इन्हीं नोट से निकली है, लेकिन ये फ्यूचर की एक बहुत ही नई और शायद थोड़ी रेवोल्यूशनरी तस्वीर दिखाती है। अच्छा, वो क्या है? अभी हमने केरला हाई कोर्ट के उस 2025 के जजमेंट की बात की थी ना, जहां नॉन लीगल एयर्स यानी जो परिवार के सदस्य नहीं हैं, वो लोग भी केस लीड कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो जरा सोचिए, क्या आने वाले वक्त में एक ऐसा सिनेरियो बन सकता है जहां बड़ी सामाजिक संस्थाएं, एनजीओज या फिर एक्टिविस्ट ग्रुप्स सिस्टमैटिकली उन मृतकों के प्राइवेट कंप्लेंट केसेस को अपने हाथ में ले लें जिनके परिवार वाले किसी डर, दबाव या पैसे की कमी की वजह से पीछे हट जाते हैं? ओह वाह, ये तो वाकई एक बहुत प्रोफाउंड थॉट है। हाँ, और क्या ये हमारी जुडिशल प्रणाली में एक नई तरह की एंटी क्रुएल्टी रेवोल्यूशन की शुरुआत हो सकती है, ताकि कोई भी ताकतवर अपराधी सिर्फ इस एक टेक्निकल लूप होल का फायदा उठाकर कभी ना बच पाए कि उसके खिलाफ अब गवाही देने वाला ही जिंदा नहीं बचा। ये वाकई में एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको काफी गहराई से विचार करना चाहिए।